Okay, so today's our topic of discussion is regulation of respiration. This is the part 6 of our ongoing series breathing and exchange of the gases. ठीक है, so ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. अगर आपने रेस्ट पार्ट जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5 अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिएगा, जिससे चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा. इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी तक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी है. तो आप रेस्ट पार्ट भी देखिए, जिससे ये पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. छोटा सा टॉपिक है, आइए समझने की कोशिश करिए. देखिए, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है. ठीक है, और ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेरिबेलम. ये है पॉन्स, और इसके जस्ट नीचे होता है ये एरिया मेडुला. ठीक है, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, ये तीनों मिलकर के हाइंड ब्रेन बनाते हैं. अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या होता है, ये अभी हम लोग जब फिजियोलॉजी में आगे कंटिन्यू करेंगे और ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है एंड हाइंड ब्रेन क्या होता है. क्योंकि ये रेगुलेशन का पार्ट है रेस्पिरेशन का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम हाइंड ब्रेन पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसी का रोल है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में. ठीक है, तो हाइंड ब्रेन में है ये देखिए सेरिबेलम है, ये पॉन्स है और ये मेडुला है. ठीक है, तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. देखिए अगेन ये हमारा ब्रेन है. हम लोगों ने देखा ये एरिया जो है हमारा मेडुला है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेडुला. ठीक, ओके, दिस इज अवर पॉन्स और ये हमारा सेरिबेलम. ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करिए. ये जो मेडुला एरिया है ना, इसके पास रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होता है. ये आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी राइम सेंटर. रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर ही ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है. कहाँ पे होता है, इसकी पोजीशन हमें याद रखनी है. ये मेडुला में पाया जाता है, मेडुला ऑफ हाइंड ब्रेन. ठीक ठीक, देखिए रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो है ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजता है किसको, डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स को. ठीक, अब कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजेगा डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, जिससे क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. अब प्रेशर कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, उससे होगी इंस्पिरेशन. ठीक, क्यों, क्योंकि गैसेस विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और गैस जो है वो ऑक्सीजन लंग्स में इंटर कर जाएगी इंस्पिरेशन के थ्रू. ठीक है, अब देखिए ये जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है ना, इसको कॉन्ट्रैक्शन का तो सिग्नल देना आता है. ये देखिए ये सिग्नल आ रहा है ना इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल तो देना आता है. मतलब हम कह सकते हैं कि ये इंस्पिरेशन तो करा लेता है, लेकिन इसको रिलैक्सेशन का सिग्नल देना नहीं आता. फिर से समझिए, ये जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर हम मेडुला में देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल तो भेजता है, मतलब ये इंस्पिरेशन तो करवा देता है, लेकिन इसको एक्सप्रेशन कराना नहीं आता. इसको ये नहीं पता कि रिलैक्स कब करना है. तो फिर रिलैक्सेशन कैसे होगा, रिलैक्सेशन मीन्स एक्सपिरेशन कैसे होगा. तो देखिए ये आप पॉन्स एरिया देख रहे हैं, इस पॉन्स के पास ये देखिए ये जो इसके पास जो है ना वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं. पॉन्स के पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं. देखिए लिखा हुआ है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स ऑफ द पॉन्स कैन मॉडरेट फंक्शनिंग ऑफ आरआरसी रेस्पिरेटरी राइम सेंटर. तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं ना, ये जो है इसको इनहिबिशन का सिग्नल भेजते हैं. ये साइन आप देख रहे हैं, ये साइन इनहिबिशन का होता है. ठीक है, ये जो साइन मैंने बनाया है ना ऐसे आगे करके ऐसे, ये इनहिबिशन का साइन होता है. तो ये जो पॉन्स जो है ना, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में है, ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को इनहिबिट करते हैं. इसको जब ये इनहिबिट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल नहीं भेज पाता. तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल नहीं भेज पाता है ना, तभी हमारी बॉडी में जो है एक्सपिरेशन होती है. मतलब ये रिलैक्सेशन के लिए इसको इनहिबिट करता है. फिर से समझिए, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर
इंस्पिरेशन का सिग्नल भेजता है, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजता है, किसको? डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स को, जिससे इंस्पिरेशन हो जाती है। लेकिन इसको एक्सपिरेशन कराना नहीं आता, तो एक्सपिरेशन कैसे होगी? ये पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पढ़े हैं ये आरआरसी को इनहिबिट करेंगे, और जब ये इनहिबिट करेंगे तब एक्सपिरेशन हो जाएगी। ठीक, फिर क्या होगा? फिर ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल भेजेगा, फिर इंस्पिरेशन होगी, फिर ये इसको इनहिबिट करेगा, फिर एक्सपिरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है, अब आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूरल कंट्रोल है। हाँ, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिर देखिए अब इसका केमिकल कंट्रोल कैसे होता है। आपकी एनसीईआरटी में न्यूरल के साथ साथ केमिकल कंट्रोल भी दिया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं, ये हार्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के पास, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, और देखिए ये जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है ना, इसके आसपास का एरिया जो है वो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं ये समझ लीजिए कि जब भी देखिए ये कीमोसेंसिटिव एरिया हुआ रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के पास, और ये केमिकल रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, इनकी पोजीशन याद रखनी है कि केमिकल रिसेप्टर्स फाउंड इन एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंड सिग्नल्स टू आरआरसी। देखिए क्या होता है कि जब बॉडी में मान लीजिए किसी भी कारण से CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है, तो ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया, ये आप देख रहे हैं कीमो सेंसिटिव एरिया जो है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के पास, ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक, उसके अलावा ये जो केमिकल रिसेप्टर्स मौजूद है ना एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के पास, ये इस इंक्रीज्ड CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को सेंस कर लेते हैं और रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के पास सिग्नल भेजते हैं कि भैया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, आप इस CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करिए। तो ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर क्या करता है, ये रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को अगेन नॉर्मल वे पे ले आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा केमिकल और न्यूरल कंट्रोल जो है काम करता है। आइए इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं, तब आपको ये टॉपिक और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythms to suit the demand of the body tissues. Okay, this is done by neural system. ठीक, a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhyme center. ये याद रखना है आपको, respiratory rhyme center कहाँ पे मौजूद है? मेडुला में। ठीक है, मेडुला में। ये जो है नीट में कई बार पूछा जा चुका है इसकी पोजीशन, तो इसको याद रखेंगे। A specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhyme center is primarily responsible for this regulation. Okay, another center present in the pons region, ये देखिए ये आपको पोजीशन से याद रखनी है, pons region of the brain called pneumotaxic center। ठीक, ये वर्किंग कैसे है ये हम लोग देख चुके हैं। कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। ओके, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं इस पॉइंट को। अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द राइम सेंटर। ये पॉइंट याद रखेंगे, अ कीमो सेंसिटिव एरिया is situated adjacent to the rhyme center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions। ठीक है, increase in these substances can activate this center, okay, which in turn can signal the rhyme center to make necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated। ठीक है, okay। फिर देखिए रिसेप्टर्स, ये आपको पोजीशन याद रखनी है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी also can recognize changes in CO2 and H plus concentration and send necessary signals to the rhyme center for remedial action। Okay, the role of oxygen in the regulation of respiratory rhyme is quite insignificant। इस रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में 3 डिजीजेस दी हुई हैं। फर्स्ट इज अस्थमा, सेकेंड इज एम्फिज्मा, ठीक है, एंड थर्ड दिया हुआ है ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। देखिए अस्थमा में क्या इन्होंने दिया हुआ है कि अस्थमा इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग
कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रैंकियोस। ठीक, अच्छा इसका डायग्राम हम लोग एक बार देख लेते हैं तो आपको ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए, देखिए ये अस्थमा में आप डिफरेंस देख सकते हैं, लंग्स विदाउट अस्थमा एंड लंग्स विद अस्थमा। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ये नॉर्मल डायग्राम देखिए कितना बढ़िया है, देख रहे हैं एयर पैसेज देखिए कितना क्लियर है। तो एयर में की एंट्री और एग्जिट में कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, मसल्स यहाँ पे रिलैक्स रहती हैं, नॉर्मल एयरवेज। ठीक है, अब देखिए ये लंग्स विद अस्थमा, ये देखिए पैसेज देखिए कितना नैरो हो गया। ठीक है, इस नैरो पैसेज के कारण अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, देखिए मसल टाइटन, एयरवे स्वेल, म्यूकस क्लॉग्स द एयरवेज, लंग्स हैव डिफिकल्टी मूविंग एयर इन एंड आउट। ये देखिए बिल्कुल नैरो पैसेज हो गया। इसके इसके मुकाबले देखिए यहाँ पे देखिए एयर पैसेज कितना जो है शानदार है। ये देखिए बिल्कुल हेल्दी हेल्दी ह्यूमन का है ये। और यहाँ देखिए तो ये जो नैरो पैसेज हो गया ना, इस वजह से एयर की मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, दिस इज एम्फिज्मा। ये देखिए हम लोगों ने कई बार सुना होगा, ये टेलीविज़न पे भी चलता है डायलॉग गवर्नमेंट की ओर से कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। क्यों? देखिए ये एक हेल्दी ह्यूमन की, ये देखिए एल्वेलाई देखिए आप। ठीक है, ये देखिए वेल डेवलप्ड एल्वेलाई है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करी जाए, जब स्मोकिंग से क्या होता है, ये देखिए एल्वेलाई मेम्ब्रेन बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर गई। ये देखिए आप इनमें डिफरेंस देखिए, ये हेल्दी ह्यूमंस की एल्वेलाई की मेम्ब्रेन है, और ये देखिए ये जो है एम्फिज्मा से पीड़ित जो है व्यक्ति की एल्वेलाई है। क्यों होता है? ये स्मोकिंग से होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, ये देखिए एल्वेोलर मेम्ब्रेन्स ब्रेक डाउन, जिस वजह से ये देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम हो गया, जिस वजह से एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए ये एल्वेलाई है ना, यहीं से तो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन एंटर करती है, CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया बहुत कम हो गया है, डैमेज हो चुकी है, इस वजह से इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम होती है एम्फिज्मा के पेशेंट्स को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये देखिए ये आपके एनसीईआरटी में टर्म गिवन है ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज। ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज देखिए इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है हम लोगों ने, न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करिए, ये अपने आप बता रहा है ऑक्यूपेशनल, इसमें वर्ड लगा हुआ है। ऑक्यूपेशनल का मतलब ये होता है कि ये काम है, कुछ लोग ये जो है काम कर रहे हैं, किसको किसको हो रहा है ये देखिए, समझने की कोशिश करिए। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू इनहेल्ड मिनरल डस्ट, वो लोग जो ईंट भट्टों पे काम करते हैं ठीक है, ईंट भट्टों पे जो लोग काम करते हैं, या जो लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं, या आप दिहाड़ी मजदूरों को कह सकते हैं जो सीमेंट, मोरंग और बालू के जो है कंटिन्यूसली टच में रहते हैं। देखिए क्या होता है कि ये लोग, इसका एक्सपोजर इनको होता रहता है। ठीक है, ये मिनरल डस्ट है हमारी, इसका एक्सपोजर देखिए होता रहता है, और अगर इसका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है ना, तो ये देखिए ये एल्वेलाई को देखिए इन्फ्लेमेशन हो गया, ये स्वेल कर गई इन एल्वेलाई। ठीक है, फिर क्या होगा, स्कैरिंग एंड फिब्रोसिस, ये जो है नोड्यूल्स बन जाएंगे, जिस वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, गैसेस एक्सचेंज में इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये किसको होगा? ये देखिए ऑक्यूपेशनल वर्ड लगा हुआ है, ये उन्हीं लोगों के साथ ये समस्या होने की संभावना है जो लोग ईंट भट्टों पे काम करते हैं, कंटिन्यूअस मिनरल डस्ट के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इट कैन डिसरप्ट द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन, मेकिंग टिश्यूज स्टिफ एंड लेस एफिशिएंट। ठीक है, तो ये 3 डिसऑर्डर आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आइए इसको एनसीईआरटी से भी कवर कर लेते हैं। देखिए अस्थमा, अस्थमा इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रैंकियोस। ठीक है, फिर देखिए एम्फिज्मा, एम्फिज्मा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड। हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा कैसे डैमेज कर जाती है एल्विलाई, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। ओके, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। ये पॉइंट याद रखेंगे कि सिगरेट स्मोकिंग किस तरीके से एल्विलाई की मेम्ब्रेन्स को डैमेज करती है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। ऑक्यूपेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इसको इसी से हमें पहचानना है। ऑक्यूपेशनल मतलब
यहाँ पे कोई ना कोई काम जो लोग कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, ईंट भट्टों पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैनॉट फुल्ली कोप with the situation. Okay, long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, proliferation of the fibrous tissue, and thus causing serious lungs damage. Workers in such industries should wear protective masks. तो एनसीईआरटी कह रही है कि इन लोगों को मास्क पहन के काम करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है इससे जो है उनका कुछ एक्सपोजर कम हो और ये डिजीज होने की, ये डिसऑर्डर होने की संभावना कुछ हद तक कम हो जाए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, हमारा लास्ट पार्ट था इस लेक्चर सीरीज का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को रिपीट करके देखिएगा, आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के साथ निश्चित रूप से समझ में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में चूंकि हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सीरीज करके इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जब वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम।